इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है तो हम मानते हैं कि वो एम्प्लॉयड है, मतलब उसके पास रोजगार है। ये प्राइमरी सेक्टर में हो सकता है, सेकेंडरी सेक्टर में हो सकता है, या टर्शरी सेक्टर में भी हो सकता है। फिर एम्प्लॉयमेंट भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, जैसे कोई दुकानदार है, वो अपनी चीजें बेच रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी के अंडर नहीं है, उसका अपना धंधा है। कैजुअल वेज लेबरर भी हो सकता है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो सिर्फ अपनी लेबर बेच के पैसा कमा रहे हैं। फिर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय भी हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे सोशल सिक्योरिटी भी हो और महीने के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी खाते में आती है और लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंडर आएगी, ये सेल्फ एम्प्लॉयड, वेज लेबरर, सैलरीड एम्प्लॉयज। तो इसकी बात कर रहे हैं हम वीडियो में। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ जो हर इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि वर्कर पॉपुलेशन रेशो, या इसकी जगह कई बार एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशो भी बुक्स में लिखा होता है। तो ये क्या है? इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है वर्कर पॉपुलेशन रेशो की, नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड पर 1000 पर्संस। तो ये एक डेफिनेशन है। वैसे रेशो का मतलब होता है वर्कर और पॉपुलेशन का रेशो, जो कि 0 to 1 होना चाहिए, पर ये डेफिनेशन है कई बुक्स में। और एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशो भी है, ये पर 100 कैलकुलेट किया गया है कई बुक्स में। तो ये रेशो होता है, पर समझने वाली बात ये है कि जो भी एम्प्लॉयड लोग हैं, उनका आबादी के साथ क्या रेशो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, ये समझने के लिए कि आबादी के कितने परसेंट लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड है, उनके पास रोजगार है। तो 2021 में 42.8 था ये रेशो इंडिया में। उससे 11 साल पीछे जाएंगे, 2010 में 50.6 था। तो ये कम हुआ है। ये बहुत बुरी बात है कि कम हुआ, किसी इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं है कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनकी संख्या घटी है। ये दो वजह से हो सकता है। एक तो रोजगार जाए, मतलब रोजगार की जो सप्लाई है वो कम हो गई है, जॉब्स नहीं है किसी इकोनॉमी में। दूसरी वजह ये हो सकती है कि लोग एम्प्लॉयमेंट की ओर आकर्षित नहीं हो रहे, मतलब जॉब्स तो हैं पर ले नहीं रहे। ये दोनों कारण हो सकते हैं। लेकिन बुरी खबर ये है कि इंडिया में ये कम हुई है, जिसका आउटपुट और प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि हम नंबर ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स कैलकुलेट करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो मान लीजिए वर्किंग एज पॉपुलेशन है 15 ईयर्स टू 64 ईयर्स, और ऐसे 100 लोग हैं किसी टेरिटरी में। तो उनमें से लेबर फोर्स में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स क्या है? जो भी हमारे एम्प्लॉयड लोग हैं। दूसरा, जिनके पास रोजगार नहीं है लेकिन वो सर्च कर रहे हैं रोजगार के लिए, तो अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो भी लेबर फोर्स में आते हैं। तो इसका मतलब यही होता है, क्यों हम इसको कैलकुलेट करते हैं, या पार्टिसिपेशन रेट क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें एक चीज समझा रहा है इकोनॉमी के बारे में, कि इतने सारे लोग काम करने के लिए विलिंग है। तो वो हुआ लेबर फोर्स। और 2016 में ये 47% था, ऑलरेडी काफी लो था अगर डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें। और 22 में और कम हो गया, 40% हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि वर्किंग एज ग्रुप में आधी से ज्यादा आबादी जॉब मार्केट से बाहर है। और दूसरा मतलब ये है कि जो बाहर है उनकी संख्या भी इंक्रीज हो रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए, जो कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। उल्टा हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट की ओर आकर्षित होने चाहिए, और उनके पास रोजगार होना चाहिए या वो रोजगार सीख करें। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें अनएम्प्लॉयड लोग भी हम इंक्लूड करते हैं जो काम ढूंढ रहे हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशो या एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशो में ऐसा नहीं है। आगे, तो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में मेल वर्सेस फीमेल को स्टडी करते हैं। दिसंबर 2021 का डेटा है। तो एक डेटा के अनुसार मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में है 67.4%। तो वर्किंग एज ग्रुप में 2/3 ऑफ मेल्स काम के लिए जा रहे हैं या काम सीख कर रहे हैं।
फीमेल्स का पार्टिसिपेशन रेट 10% से भी कम है। इसका मतलब 90% से ज्यादा फीमेल्स जॉब मार्केट के बाहर हैं। मतलब हमने इतनी बड़ी आबादी अपने देश की जॉब मार्केट में एंटर ही नहीं होने दी, या कोई कंडीशंस उनके लिए ऐसी नहीं बनाई कि वो मार्केट में एंटर हो सके। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, इसका प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। लेस देन 1 in 10 वुमेन जो है वर्किंग एज की, वो वर्क डिमांड कर रहे हैं। तो 90% तो वर्क ही नहीं डिमांड कर रहे। और ये डाटा डिफरेंट ग्रुप्स का डिफरेंट होता है। मतलब कई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड बैंक, उन्होंने 25% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो फीमेल्स का इंडिया में, वो उनका अंदाजा था। लेकिन फिर भी वो कम था, 47-50% उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड की एवरेज है। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कोई भी डाटा उठाएंगे तो ये काफी कम मिलेगा। और अगर हम बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी कंट्री से कंपेयर करें तब भी ये बहुत कम है। और प्राइमरी रीजन क्या है कि वुमेन पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही या जॉब्स क्यों नहीं ले रहे? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए वो वुमेन के लिए सेफ नहीं है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल हरासमेंट, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे जो औरतें हैं उन्हें काम करने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता, स्पेशली रूरल सोसाइटीज में। फिर उन्हें अनपेड वर्क भी काफी करना पड़ता है घर में, तो उसकी वजह से वो एम्प्लॉयमेंट से बाहर हो जाते हैं। और 2022 में ओनली 1/3 वर्कर्स इंडिया के वुमेन थे। तो 2/3 वर्कर्स जो हैं हमारे वो है मेल्स, सिर्फ 1/3 वुमेन है। जबकि ये रेशो 48-49% होना चाहिए आबादी के हिसाब से। और मेल और फीमेल की अगर आगे तुलना करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल वेज लेबरर्स और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, तो अगर 100 मेल वर्कर्स हैं और 100 फीमेल वर्कर्स हैं, तो मेल वर्कर्स का ज्यादा प्रोपोर्शन सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उनके पास असेट्स हैं, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास दुकान होनी चाहिए या आपके पास खेती लायक जमीन होनी चाहिए, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मेल वर्कर्स का ज्यादा प्रपोर्शन है। फीमेल वर्कर्स रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं। अगर 100 वर्कर्स हैं फीमेल, तो उनमें से ज्यादा प्रपोर्शन मेल के कंपैरिजन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज में फीमेल का है। और कैजुअल वेज लेबरर्स ज्यादा होती हैं पर 100 फीमेल वर्कर्स। तो ये भी बुरी खबर है कि लेबरर्स में फीमेल ज्यादा है, क्योंकि उन्हें अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही या वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पा रहे असेट्स की कमी की वजह से। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है। पर मेल वर्सेस फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के हिसाब से। फिर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। तो रूरल एरियाज डोमिनेट करते हैं प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट को। तो ये अंडरस्टूड भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो रूरल एरियाज का है और प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर का बड़ा रोल है। सेकेंडली जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर डोमिनेट करते हैं, क्योंकि सर्विसेज अर्बन एरियाज में होती हैं। और दूसरा, जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो भी अर्बन एरियाज में होते हैं। फिर अगर मेल और फीमेल को कंपेयर करें, अगर 100 मेल वर्कर्स हैं और 100 फीमेल वर्कर्स हैं, तो मोर प्रोपोर्शन ऑफ जो मेल्स हैं वो सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में है, और फीमेल्स ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में है पर 100 वर्कर्स, पर 100 फीमेल वर्कर्स। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वुमेन को सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जॉब ढूंढने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। और इसी वजह से जेंडर गैप भी है हमारे देश में, कि जो मेल्स हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा इनकम है, फीमेल्स की कम है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की जो इनकम होती है वो ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, वहां पे मेल्स डोमिनेट कर रहे हैं। जबकि एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर जो पिछड़ा हुआ है उसमें प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन ज्यादा है पर 100 फीमेल वर्कर्स। और ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना। इससे पहले कि हम ये एम्प्लॉयमेंट पैटर्न डिस्कस करें तीनों सेक्टर का, हम ये डिस्कस करेंगे कि जो जीडीपी में रेशो है वो कैसे डिक्लाइन हो रहा है सेक्टर्स का। तो अगर हम बात करें 1950s की, तो एग्रीकल्चर 50 से ज्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था। तो मनी कहाँ से आता था? एग्रीकल्चर से, 50% से भी ज्यादा। ये लगातार काफी तेजी से कम हुआ है।
अभी 14-15% ही कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। और इंडस्ट्री और सर्विसेज की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी ग्रो हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्मॉल इंक्रीज ही हुआ है अगर लंबे समय को देखें। जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो हुआ 1980s और 90s के बाद, क्योंकि रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, उसको जो उसका इफेक्ट था वो पे काफी पड़ा। जो आउटसोर्सिंग थी, इंडिया में कंपनीज आई मल्टीनेशनल, इन्फोसिस, टीसीएस फेमस हुए, हमारी कंपनीज थी वर्ल्ड लेवल पे। तो वो सर्विस सेक्टर में डोमिनेट इंडिया ने काफी किया। तो सर्विस सेक्टर क्लोज टू 60% ऑफ जीडीपी ले रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय सेक्टर, तो ये एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा प्रेजेंट ही है कि सर्विस सेक्टर में 32%, तो ये मिडल में है। 25% सबसे कम जो हमारी वर्कफोर्स है वो सेकेंडरी सेक्टर में काम करती है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में 43% लोग हैं। इसका मतलब ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जबकि टर्शरी और सेकेंडरी जो सेक्टर है उसमें कम लोग काम कर रहे हैं। अगर इसका कंपैरिजन हम पिछली स्लाइड से करें तो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का काफी कम है। तो एग्रीकल्चर में जीडीपी का कम रेशो है, लेकिन ज्यादा लोग काम करते हैं, इसलिए इनकम्स काफी एग्रीकल्चर में कम है। तो जो हमारी लेबर है वो एग्रीकल्चर से निकल के टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर की ओर जानी चाहिए। और प्राइमरी सेक्टर में वर्कफोर्स का जो प्रोपोर्शन है वो डिक्रीज तो हुआ है, लेकिन इतना डिक्रीज नहीं हुआ जितना कि उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो डिक्रीज हुआ है। सर्विसेज सेक्टर में काफी ग्रोथ हुई है एम्प्लॉयमेंट की, और सेकेंडरी सेक्टर में भी हुई है। तो जो प्राइमरी सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट कम हुई है उसका जो वर्कफोर्स का कंट्रीब्यूशन है वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में चला गया है। लोग एग्रीकल्चर छोड़ के सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चीज या ये प्रोसेस है जो इसको हमें तेज करना पड़ेगा अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में वर्कफोर्स का 10% से भी कम जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर में होता है, ज्यादातर वर्कफोर्स सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में होती है। अभी एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज को कंपेयर करते हैं। तो अगर ये दोनों को कंपेयर करें, 2017-18 का डाटा है, अर्बन जो वर्कर्स हैं उनमें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज का ज्यादा रेशो होता है। तो क्लोज टू 47% रेगुलर सैलरीड वर्कर्स होते हैं अर्बन एरियाज में। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि जो रेगुलर सैलरी वाली जॉब्स होती हैं वो अर्बन एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जितनी भी सर्विसेज हैं, और इवन के फैक्ट्रीज वगैरह में। जबकि रूरल एरियाज डोमिनेट करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, 57%, 58% का रेशो है कंपेयर टू 38% इन अर्बन एरियाज। तो ये क्यों है? क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अपनी खेत पे, अपने खेतों में जो किसान काम कर रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए रूरल एरियाज वहां डोमिनेट करते हैं। और कैजुअल वेज लेबरर्स में भी रूरल एरियाज डोमिनेट करते हैं। 29% वर्कफोर्स रूरल एरियाज की कैजुअल वेज लेबरर है कंपेयर टू 15% इन अर्बन एरियाज। इसका मतलब है वहां पे दिहाड़ीदार ज्यादा हैं। जो लैंडलेस लोग हैं गांव में वो क्या करते हैं, वो दिहाड़ी, उनके पास और तो कुछ चीज नहीं है, वो अपनी दिहाड़ी ही कमा सकते हैं, कंपेयर टू अर्बन एरियाज जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साधन ज्यादा है या सैलरीड एम्प्लॉयज ज्यादा है, उनका प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो इसलिए रूरल एरियाज में गरीबी भी ज्यादा है, क्योंकि कैजुअल लेबरर्स रूरल एरियाज में है, अर्बन एरियाज में कम है। तो ये कम होने चाहिए दोनों ही एरियाज में। और सैलरीड वर्कर्स का जो प्रोपोर्शन है वो काफी रैपिडली इंक्रीज हुआ है इंडिया में। तो ये एक ट्रेंड है। सेकंड ट्रेंड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा। और कैजुअल लेबरर्स जो हैं इसमें डिक्लाइन हुआ। तो ये अच्छी खबर है, ये ट्रेंड हम ठीक फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने डेवलप्ड बनना है तो कैजुअल कैजुअल वेज लेबरर्स का जो सेगमेंट है इसको डिक्रीज करना पड़ेगा हमारी वर्कफोर्स में, क्योंकि ये बहुत वल्नरेबल ग्रुप है, इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, कोई लीव नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। तो इनको हमने डिक्रीज करना है, इनके प्रोपोर्शन को इकोनॉमी में। फिर हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी का कि क्लोज टू 90% इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। इनफॉर्मल का मतलब है
कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, मतलब कि लीव वगैरह या सैलरी, सिक लीव, कोई वर्किंग कंडीशंस, या 60 के बाद रिटायरमेंट पे अगर पेंशन वगैरह का प्रोविजन है तो वो भी नहीं है। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर है, जैसे कैजुअल वेज लेबरर्स होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड छोटे उद्योग हैं। तो वहां पे इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की वजह से वल्नरेबिलिटी है हमारी वर्कफोर्स की, तो वो एम्प्लॉयमेंट अच्छी एम्प्लॉयमेंट में नहीं गिनी जाएगी। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, एक तो बेरोजगारी की समस्या है, ऊपर से जो रोजगार भी है वो अच्छा नहीं है। फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा हमारे पास तीन सोर्सेज से आता है। एक तो सेंसस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे 2011 में सेंसस आया तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट का डाटा जनरेट हुआ। फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये सैंपलिंग करके मतलब डाटा इकट्ठा करते हैं समय समय पे, ये मॉस्पी के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फिर रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पे लोग रजिस्टर करते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, तो उसके डाटा को डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेट करके इकट्ठा करते हैं, तो वो एक डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो तीन सोर्सेज से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आता है। आगे बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट किस किस तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग जो हैं वो काम करना चाहते हैं और एजुकेटेड भी हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा, कोई जॉब या वर्क नहीं मिल रहा, तो वो होती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे दिमाग में जब हम अनएम्प्लॉयमेंट सोचते हैं तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ही आती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन उनमें एक छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट होती है, छुपी हुई बेरोजगारी होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इंडिया में होता है। तो मान लीजिए 5 एकड़ कोई जमीन का टुकड़ा है, वहां पे खेती हो रही है, वहां पे परिवार के 4 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 5 एकड़ पे अगर 2 लोग काम करें तो भी प्रोडक्टिविटी उतनी ही है, तो भी उतनी ही उपज होगी। तो 2 लोग जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, मतलब कि इतने लोगों की जरूरत नहीं है, वो काम सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है इंडिया में, और ये रूरल एरियाज में ज्यादा है। तो इसमें क्या है कि लोगों को लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, पर वो पूरे तरीके से एम्प्लॉयड नहीं है, उनमें छुपी हुई बेरोजगारी है, उतने लोगों की जरूरत नहीं है उस सेक्टर को। फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तब होता है जब कोई भी एक ग्रुप या सेक्शन है वो एम्प्लॉयड रहता है कुछ समय के लिए, लेकिन साल में कुछ ऐसा टाइम आता है जब वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो वो होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे आइसक्रीम का व्यापार है, तो वो गर्मियों में ज्यादा चलता है, सर्दियों में आइसक्रीम के व्यापार में जो काम कर रहे हैं उन्हें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए एग्रीकल्चरल लेबरर्स इसका अगर कंपैरिजन करें, वो भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल लेबरर्स की जरूरत कब पड़ती है, जब पैडी की फसल लगानी होती है, तो तब एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। बाकी टाइम सीजनली वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये रूरल एरियाज में ज्यादा पाई जाती है। फिर आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। कोई भी इलिटरेट लोग हैं, उनका सेक्शन है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, वो विलिंग टू वर्क है इंडस्ट्री में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, या और कोई एक्टिविटी है इंडस्ट्रियल सेक्टर की या सर्विस सेक्टर की भी है, लेकिन वो इलिटरेट है, मतलब कि वो लेबर ही करना चाहते हैं पर उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, तो हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हम इलिटरेट लोगों की बात कर रहे हैं इसमें। फिर है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे लॉस ऑफ जॉब्स होता है ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, जैसे ऑटोमेशन है, मान लीजिए ऑटोमेटेड कार्स आ जाती हैं मार्केट में, तो जो ड्राइवर्स हैं वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास तो स्किल भी है, वो सेमी स्किल्ड में तो आ ही जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि किसी ने एजुकेशन काफी अच्छी हासिल की है, लेकिन फिर भी वो जॉब ढूंढने पर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही, तो हम कहेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये काफी बुरी चीज है,
क्योंकि जब हमारा एजुकेटेड यूथ है उन्हें भी नौकरियां नहीं मिलती तो काफी फ्रस्ट्रेशन होती है उन्हें, और जो उनका मनी स्पेंड होता है एजुकेशन में वो भी वेस्ट हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये ज्यादातर अर्बन एरियाज का फेनोमिना है, अर्बन एरियाज में पाई जाती है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से कौन कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो ये भी आगे कैटेगराइजेशन है। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी हो सकती है कि इकोनॉमी में डिमांड कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ लो है या रिसेशन चल रहा है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी हो सकती है कि कोई सप्लाई साइड फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जैसे कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब सप्लाई साइड फैक्टर्स का मतलब है कि डिमांड तो है, डिमांड है एम्प्लॉयमेंट की, बट जो लोग काम करना चाहते हैं सप्लाई साइड की तरफ से कुछ चीजें हैं जो उन्हें काम लेने से रोक रही हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। इस कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, पर जो स्किल्स हैं वर्कफोर्स के पास वो डिफरेंट है। जैसे कि अ, सब लोगों को सीएस करना, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है, बीटेक करना है तो बीटेक में भी ट्रेड्स, फिजिक्स वगैरह। केमिस्ट्री में अगर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते, केमिस्ट्री में आगे एजुकेशन नहीं लेना चाहते, तो हो सकता है मार्केट में केमिस्ट्री की जॉब के लिए कोई डिमांड है, मतलब कोई पॉन्ड्स की क्रीम है या कोई और फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उन्हें केमिस्ट्री वाले बैकग्राउंड का बंदा चाहिए लेकिन वो हो ना, तो एम्प्लॉयमेंट है लेकिन स्किल्स वर्कफोर्स के पास वो नहीं है, वर्कर्स के पास नहीं है, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो इस समस्या को अगर सॉल्व करना है तो जो मार्केट को स्किल चाहिए वो हमें अपनी वर्कफोर्स को देना होगा। फिर है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब जॉब्स भी अवेलेबल हैं लेकिन जो बंदा एम्प्लॉयमेंट चाहता है वो अपनी चॉइस से एम्प्लॉयमेंट ले नहीं रहा, मतलब उसे वो नौकरी नहीं चाहिए। वो क्यों रिजेक्ट कर सकता है? क्योंकि उन्हें लगता है डिजायर्ड वेजेस नहीं मिल रही, या काइंड ऑफ वर्क जो ऑफर हो रहा है वो उसके लिए अच्छा नहीं है, या वो काम करना नहीं चाहता। तो यह है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अगर कोई एजुकेटेड यूथ है, उसकी फैमिली में मॉम डैड अच्छी जॉब्स पे हैं, और वो एजुकेटेड यूथ की सिलेक्शन हो जाती है एज अ क्लर्क किसी डिपार्टमेंट में या किसी यूनिवर्सिटी में, और वो जॉब ना ले वॉलेंट्री तरीके से, तो वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो जॉब करना नहीं चाहता उस तरीके की। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इच्छाएं हैं, ड्रीम्स हैं हमारे यूथ की, अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो वॉलेंट्री छोड़ देंगे कि उन्हें लगता है कि ये काम मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि टाइम लैग है बिटवीन जॉब्स। तो एक इंडिविजुअल ने जॉब स्विच किया, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में गया, या एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की ओर गया, तो जो टाइम लैग है उसमें कि एक जॉब छोड़ी और दूसरी पकड़ी, तो उसमें कुछ मंथ्स लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, तो वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तो स्विचिंग बिटवीन जॉब्स को रिलेटेड है, तो ये इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अगर हमारा इकोनॉमी और कोई भी पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये सिस्टम बना सकता है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, तो वो अच्छी चीज है कि मोबिलिटी इतनी हो। एक एक बंदे ने अगर जॉब चेंज करनी है तो उसके पास रिसोर्सेज भी हों, और उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए इस स्विच करने में। तो पीएफ फंड्स वगैरह हैं वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाए एक जॉब से दूसरी जॉब की ओर। तो ऐसा सिस्टम हमें बनाना चाहिए, और उसके लिए सरकार भी काम कर रही है। अगर आप जॉब छोड़ते भी हैं, दूसरी जॉब में भी चले जाते हैं, तो आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स वगैरह, सैलरी अकाउंट वगैरह शिफ्ट भी हो जाते हैं। फिर है जोग्राफिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तब होता है जब जॉब्स हैं और वर्कर्स भी हैं, पर वो दोनों डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, इमोबिलिटी है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि जॉब्स हो महाराष्ट्र में, पर हमारी वर्कफोर्स है बिहार या यूपी में, तो वो जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है महाराष्ट्र में, वो काम करने के लिए तैयार हैं बिहार और यूपी के लेबरर्स, लेकिन वो मूव नहीं कर सकते, इमोबिलिटी है,
या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है मूव करने के, तो हम तब कहेंगे कि ये जोग्राफिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद आगे बात करते हैं डिमांड डेफिसिट। कई बार ये भी हो सकता है कि इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है जॉब्स के लिए, तो भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा पाया जाता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वहां तो सरप्लस एम्प्लॉयमेंट रहता ही है। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ से इंडिया से जाते हैं बाहर, तो उनको तो जॉब मिल ही जाती है और अच्छा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होता है। तो वहां पे डिमांड की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ये रहती है। और दूसरा, कई बार साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, बिजनेस साइकिल चलते हैं, जैसे बूम फेस, जो बूम का फेज है इकोनॉमी का, उसमें जॉब ज्यादा होंगी। जब रिसेशन चलता है, जैसे 2008 में मंदी आई थी, तो काफी लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है रिसेशन की वजह से। और इंडिया में एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको समझनी चाहिए इंडियन इकोनॉमी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हायर है अमंग बेटर क्वालिफाइड। तो सेंसस 2011 का ये डाटा है कि जितनी एजुकेशन ज्यादा है लोगों की, उस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो जो ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। जो इलिटरेट्स हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। एक रीजन कई जगह ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है।